देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, रिसेंट अमेंडमेंट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विल हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द ऑटोनमी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन डिस्कस। देखिए बड़ा डिस्कस लगाया है, हालांकि सभी पॉलिटिक्स में डिस्कस ही लगाता है वो जनरली। देखिए जानते क्या है इसका इंट्रोडक्शन, जानते क्या ले सकते हैं हम, सीधे लिख दीजिए जो है ना कि जो RTI एक्ट 2005 है ना, ये इम्पावर करता है सिटीजन को अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन अभी जो रिसेंट में 2019 का अमेंडमेंट आया है ना, ये क्या करता है ना, ये कंसर्न्स को हाईलाइट करता है, कुछ इससे कंसर्न्स आए हैं। तो मतलब देख रहे हैं ना कि मैंने क्या किया है कि पहले क्या लिखता हूँ उसका बैकग्राउंड है, फिर बैकग्राउंड से मैंने कॉन्टेक्स्ट से लिंक कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सीखिए, बैकग्राउंड फिर कॉन्टेक्स्ट से लिंक करता हूँ, है ना। फिर देखिए, अब देखिए रिसेंट अमेंडमेंट पूछा है और इसके बाद क्या पूछा है, इम्पैक्ट है। तो कुछ लोग क्या करेंगे ना, रिसेंट अमेंडमेंट अलग लिखेंगे और इम्पैक्ट अलग, लेकिन मैं क्या करूँगा ना, एक साइड लिखूंगा रिसेंट अमेंडमेंट और फिर उसका इम्पैक्ट है। बताऊँ एग्जाम्पल, पहले टेन्योर फिक्स था 5 साल, अब उसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इससे क्या क्या इम्पैक्ट होगा कि जो कमीशन है ना हमेशा डर में काम करेगा कि मुझे कभी भी हटा सकता है वो, तो मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंसी काम नहीं करेगा। सेकंड, पहले सैलरी और सर्विस कंडीशन जो है ना डिसाइड कर। अच्छा एक प्रीलिम्स क्वेश्चन, चलिए इसकी सर्विस कंडीशन जो है ना पहले किसके समान थी, सुप्रीम कोर्ट जज। बिल्कुल गलत जवाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समान थी। तो अब क्या है ना, इसको क्या कर दिया गया है कि अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा बताइए, इम्पैक्ट क्या होगा कि हमेशा गवर्नमेंट के डायरेक्शन में काम करेगा, गवर्नमेंट की डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये है बेसिकली ऑटोनॉमी इफेक्ट होगी। हाँ। फिर क्या है, फिर ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट जो है ना अगर इसमें कुछ चेंज लाई है तो कुछ उसका पर्पज रहा होगा चेंज लाने का। तो बताइए सब क्यों लाई है चेंज, लाई क्यों चेंज है, इंटेंशन बिहाइंड द गवर्नमेंट चेंज है, व्हाई, बताइए रीजन। रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशन के लिए कि इंटरफेरेंस के लिए। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बढ़ेगा। नहीं तो आप उसमें क्या देंगे, तर्क क्या देंगे कि क्यों लाई है, यानी क्यों गवर्नमेंट ने ये दिया था टारगेट, मतलब वो रीजन, मतलब लोकसभा में कहते क्या है कि जो कमीशन है ना ये कभी भी बायस हो सकता है, तो मैं इसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहता हूँ। तीसरा डिसाइड मैं करूँगा कि जहाँ कोई गलत करेगा मैं उसको सिरी काट दूंगा, तो मैं इसको फ्लेक्सिबल के लिए, लेकिन उसके पास कुछ दूसरा था। तो वो हाँ तो मतलब उसने जो है ना तर्क ये दिया था, लेकिन तर्क उससे गलत है एक्चुअली। कंक्लूजन बताइए, जानते क्या है, जो ट्रांसपेरेंसी या जो ऑटोनॉमी होती है ना वो जो है ना RTI का सोल है। तो जब ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रहेगी तो फिर क्या डेमोक्रेसी विदाउट ट्रांसपेरेंसी इज हिपोक्रेसी। हाँ, तो ऐसा कुछ ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स बाय एंड अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाउअडेज इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी है। इंट्रोडक्शन सिंपल से लिख दीजिए कि जो CAT है ना 1985 में बनाया गया है फॉर द पनिशमेंट देने की पावर के पास नहीं है। जुडिशियल बॉडी एक्टिंग एज ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स गवर्निंग द जुडिशियल। हाँ ठीक है। अब जुडिशियल नेचर ऑफ CAT जानते क्या है, क्या इसका जुडिशियल नेचर है, हियरिंग। ये हियरिंग करता है सर्विस कंडीशंस, जैसे किसी का रिक्रूटमेंट करना हो IAS का या प्रमोशन करना हो। आपको पता है कि 2023 में सीसेट बहुत टफ था, तो लोगों ने इसके पास जो है ना RTI डाला था, जो है ना कि जो सीसेट पेपर फिट करवाओ CAT के पास, आपको पता होना चाहिए। हाँ आपको पता होना चाहिए। हाँ फिर पावर ऑफ सिविल कोड इसके पास है भाई, समन कर सकता है किसी को ये। फिर देखिए, हाँ ये बताइए इसका हेड कौन होता है कैट का, प्रीलिम्स क्वेश्चन। कोई ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड ऐसे वो जज ही होता है। जज तो होता है, रिटायर्ड भी होता है, लेकिन कहाँ का जज है, हाई कोर्ट हाई कोर्ट का जज होता है। देखिए इसमें आप लिख सकते, चूंकि बोला है ना कि इंडिपेंडेंट, इसको हेड कौन करता है, हाई कोर्ट का जज खुद करता है। तो आपको ऐसे इसको एड्रेस करना है। कहते क्या है इसका डिसीजन तब तक बाइंडिंग माना जाता है तक आप अपील नहीं करेंगे। अगर मैंने डिसीजन दिया ना तो अगर अपील नहीं करते तो उसको बाइंडिंग माना जाएगा। हाँ अपील करना है तो हाई कोर्ट में, इसका सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। हाँ तो इसमें लिखना है। कंक्लूजन क्या ले सकते हैं बताइए।
पहले ये बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवांसेज रिड्रेसल थी, अब क्या बन रही है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बन रही है। तो ओके, इट इज अ गुड मूव, बट कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी शुड बी अहेल्ड। With bona fide क्योंकि पहली ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, अब बन रही क्वासी जुडिशियल, तो ओके इट कैन बी ओके, बट कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी शुड बी अहेल्ड। जो जिसका काम है वही करे, वही मतलब वही अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन, फॉर अचीविंग द डिजायर ऑब्जेक्टिव इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस रिमेन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस। डिस्कस द लाइट ऑफ द एक्सरसाइज इन रिसेंट पास्ट। अब देखिए रेगुलेटरी बॉडी, इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे कि देखिए रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेबी, TRAI, RBI, ये जानते क्या है, ये बनाएंगे ये चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए और इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए, ये आप ले सकते हैं। फिर लिखिए कि व्हाई वी नीड ऑटोनॉमी, क्यों तो हमको नीड ऑटोनॉमी की, ताकि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन दे सके। नहीं, बिकॉज सो दैट के दे कैन प्रिवेंट अनऑथोराइज कैप्चर बाय द गवर्नमेंट, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। फिर टू इंश्योर नो व्हाट सिटीजन कॉन्फिडेंस, अगर सिटीजन को लगेगा भाई ये तो सपोर्ट करे गवर्नमेंट को, तो कैसे उससे बिलीव करेगा कौन। ये बताइए, आजकल क्राइम हो जाता है तो लोग पुलिस में जाने से डरते हैं कि जाऊँगा भाई खुद मुझको जो है ना पकड़ लेगा, जाने क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का पुलिस पे, आज उठ गया कॉन्फिडेंस गया। हाँ तो वही है कि भाई कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई इससे ना, ये सब लिखना पड़ेगा। फिर लिखिए चैलेंजेस क्या है, RBI केस डालिए रघुराम राजन का, TRI केस डालिए टेलीकॉम सेक्टर का, CBI केस डालिए वेस्ट बंगाल का, बस सब खत्म हो गया। और एग्जाम्पल आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, अपने एसेंस में, एसे में और एथिक्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं। सेबी का डाल सकते हैं क्या, वो उनका कोच का क्या नाम है, कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि देखिए जब क्या है ना कि ऑटोनॉमी ऑफ एनी बॉडी इज एसेंशियल in general for any body and particular for regulatory bodies which will ensure for making balance between state, मार्केट एंड सोसाइटी। क्योंकि भाई स्टेट की अलग से बॉडी है, मार्केट की अलग से बॉडी है और सोसाइटी के लिए अलग से बॉडी है। ये है फोर्थ क्वेश्चन। देखिए द सेटिंग ऑफ ए रेल टैरिफ अथॉरिटी टू रेगुलेट फेयर बिल सब्जेक्ट द कैश स्ट्रैप्ड इंडियन रेलवे टू डिमांड सब्सिडी फॉर एप्लीकेशन टू ऑपरेट नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स एंड सर्विस टेकिंग इन टू अकाउंट द एक्सपीरियंस इन द पावर सेक्टर। Discuss if the proposed reforms is expected to benefit the consumer, the Indian Railway or private container operator। देखिए इसका इंट्रोडक्शन बताइए आप लोग, मैं तो इंट्रोडक्शन पूछे नहीं आप लोगों से। मैंने लिखा है, देखा जानते क्या है आप इसको ऐसे जानते क्या है कि जो रेलवे है ना, इंडियन रेलवे इज बोथ है कमर्शियल एंटिटी एज वेल एज पब्लिक वेलफेयर सर्विस है। सो द रिसेंट रेल टैरिफ अथॉरिटी प्रपोजल is a good step to delink फेयर सेटिंग फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि फेयर से नहीं जो है उसको डीलिंग करो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। मैंने ऐसा लिंक कर दिया, पहले लिखा कि इंडियन रेलवे क्या काम करता है कि ये बोथ है कमर्शियल एंटिटी एज वेल एज पब्लिक वेलफेयर एंटिटी। फिर लिखा कि जो रिसेंट अभी जो रियल स्टेप लिया गया है ना, ये कैसे जो डीलिंग करेगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को। तो मतलब आप देख रहे हैं ना कि मैं पहले बैकग्राउंड देख के फिर कॉन्टेक्स्ट से लिंक करता हूँ, और आप लोग यहाँ से मुझे ये नहीं आप लोग यहाँ से मुझे ये अभी नहीं दिखा है, कोई में भी नहीं दिखा। हाँ ये ध्यान रखना। आ जाएगा, मेरे में नहीं था, मैं सीख गई हूँ। अब देखिए अब एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या लिखेंगे, कंज्यूमर के लिए ट्रांसपेरेंट फेयर, रेलवे के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, प्राइवेट ऑपरेटर के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। चैलेंज क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा भाई कि एक तरफ इंडिपेंडेंसी को इंश्योर करो, एक तरफ क्या है ना भाई कि पब्लिक नहीं वेलफेयर स्कीम भाई, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है भाई। और वेलफेयरिज्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। फिर वे फॉरवर्ड कि भाई स्टेचुटरी बैकिंग दो इसको जो पहले ला गया बॉडी। तो हाँ कंक्लूजन में वही देखिए क्या इंटेंशन अच्छा है, बट इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है सो दैट जो इंडियन रेलवे है ना वो रियल में बैकबोन बन सके इंडियन इकोनॉमी का, मेकिंग बैलेंस बिटवीन अफोर्डेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट वायलेशन कैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन आल्सो बी इफेक्टिव व्हेन इट्स टास्क आर एडुकेटली सपोर्टेड बाय अदर मैकेनिज्म that ensure the accountability of government. In light of the above observation, assess the role and charge as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting the human rights standards. देखिए इसका तो वही इंट्रोडक्शन कि 1993 एक्ट के अंदर इसको बनाया गया एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट्स इट।
रोल में क्या लिखेंगे पहले कंप्लीमेंट कैसा जुडिशरी के लिए, क्योंकि ये चूंकि ये जो कोर्ट का बर्डन है उसको क्या करता है ये। कम। हाँ। और एक पॉइंट बोला था आपने, क्या बोला था, ओवर बर्डनिंग रिड्यूस करता है और एक स्पीडी रिट्रीसल। फिर सेकंड लिखिए कि अदर कमीशन के साथ कैसे, तो जैसे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, फिर नेशनल कमीशन फॉर वो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, इसकी वजह से क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल डालिए, फेक इनकाउंटरिंग और कस्टडियल डेथ है। भाई इसमें एनएचआरसी ने बोला है अभी कि भाई जो है ना उनको क्यों मार देते हो जेल में ही, हाँ, वही जेल विजिटिंग भाई ह्यूमन राइट्स है। जेल में भी, और वो क्या हैं? बोलते हैं, पुलिस का कस्टडी में लिमिटेशंस क्या है इसके, लिमिटेशंस ये बाइंडिंग नहीं हाँ, एडवाइस कोई भी बाइंडिंग तो नहीं है ना। और है ना, और फिर आप्सपा को लेकर के इसका मिसयूज किया यार, आप्सपा। हाँ, कंक्लूजन कि देखिए, इन एन एरा ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन वेयर ह्यूमन राइट्स हैज बिकम ए सिस्टमैटिक फेलियर, right? NHRC can become a watchdog. The institution like NHRC can become an effective watchdog, Effective. complementing judiciary and promoting real democracy. Not democracy. Real. democracy. With bona fide